निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं वरलक्ष्मी इंद्रकांति, पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी के एक नए टॉपिक यूनिट 2 का भाषा के विभिन्न रूप, बोली, भाषा, विभाषा, उपभाषा, मानक भाषा, जो कि भाषा के विभिन्न रूप हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के पाठ को पढ़ने के पश्चात आप ये जानोगे कि भाषा के विभिन्न रूप में जो बोली, भाषा, विभाषा, उपभाषा, मानक भाषा, इन सब को आप समझ जाएंगे। फिर आएगा कि भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उनको आप जान सकेंगे। फिर भाषा के जो विभिन्न रूप, बोली, भाषा, विभाषा हैं, इनको आप परिभाषित कर सकेंगे। फिर आता है बोली, या जिसको कि डायलेक्ट कहा जाता है, उसको समझ सकेंगे, जान सकेंगे, इसके साथ साथ उसकी परिभाषा भी दे पाएंगे। फिर आता है विभाषा, विभाषा जिसको कि सब डायलेक्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी भी आप परिभाषा जानकर समझ सकेंगे। फिर सबसे अंत में आता है मानक भाषा, जिसको कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसको भी आप परिभाषित कर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भाषा व्यक्ति के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। आप देखोगे कि व्यक्ति अलग अलग रूपों में भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों का विनिमय करता है। विनिमय यानी एक दूसरे के साथ वह अपनी भावनाओं को एक्सचेंज करता है या अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बोली क्या है। बोली एक क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा होती है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय में बोली जाती है। बोली में अक्सर आप देखोगे जैसे स्थानीय शब्दावली, उच्चारण और व्याकरण होते हैं। बोली यानी यहाँ से भोपाल के 20, 25, 30 किलोमीटर की तरफ जाओगे आप तो थोड़ी सी बोली बदलने लगती है। उनके डायलेक्ट या उनके शब्द जो उच्चारण होता है उसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा अलग तरीके का आपको साउंड मिलेगा। फिर आता है त्रिभाषा। त्रिभाषा तो आप जानते हैं कि एक ऐसी भाषा नीति है जिसमें 3 भाषाओं को महत्व दिया जाता है। सबसे पहली बात आती है मातृभाषा, फिर राष्ट्रभाषा और एक विदेशी भाषा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं में प्रवीण बनाना होता है। और हमारी शिक्षा पद्धतियों में महात्मा गांधी के समय से ही ये बार बार कहा जाता है कि त्रिभाषा के सूत्र जो हैं वो हमारी शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। फिर आता है आपका मानक भाषा। मानक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि एक देश या क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत होती है और जिसका उपयोग सरकारी, शैक्षिक, औपचारिक कार्यों में किया जाता है। और मानक भाषा में अक्सर एक निश्चित व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण होता है। मानक भाषा यानी उस स्टेट की, उस राज्य की मानी हुई भाषा, जिसको कि आप एक राजकीय भाषा के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अभी तक जो है अंग्रेजी भाषा बहुत राज्यों की मानक भाषा है और उसी तरह से मध्य प्रदेश में हिंदी को एक मानक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। और आप देखेंगे चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या सरकारी अफसरों से मिलने जाएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे या ऑफिसेस में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हिंदी भाषा में मतलब संवाद किया जाता है या फिर आप अपनी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो हर तरह से आप देखोगे कि ये मानक भाषा हर जगह इसका उपयोग होता है। और पिछले कुछ वर्षों में ये मानक भाषा को जब से मान्य किया गया है तब तक आप देखोगे कि लोकल भाषाओं का भी काफ़ी प्रचलन तेजी से बढ़ा है। बोली में जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो यही बात हो रही थी कि स्थानीय शब्दों को जब हम अभिव्यक्ति में जोड़ देते हैं वो प्रत्यय का हिस्सा बन जाती हैं। फिर त्रिभाषा में सेम वही बात आती है।
तो जब छात्र जो है त्रिभाषा में इन प्रत्ययों का उपयोग करता है तो आप देखोगे वह 3 भाषाओं में साथ साथ प्रवीण होता चला जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि यह साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा बोलना आता है उसका आप देखोगे उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका व्यवहार, उसकी संवेदनशीलता में हमको एक भारी पॉजिटिव परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। फिर आता है मानक भाषा में प्रत्यय की। जब हम बात करते हैं मानक भाषा में प्रत्यय का उपयोग शब्दों के अर्थ और रूप बदलने दोनों में उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ आप देखोगे कि व्याकरण में भी जो है इन प्रत्यय का उपयोग करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बोली क्या है। बोली बेसिकली आप देखोगे ये हमारी क्षेत्रीय विविधता को दर्शाती है। इसका मतलब क्या है, जब हम ये कहते हैं कि 30 कोस में जब हमारा पानी और बोली दोनों बदल जाते हैं तो ये आप देखिए भारत जैसे विशाल देश में अपनी ये क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। तो जो एक विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय की संस्कृति और इतिहास को दर्शाती है। सो बोली में आप जैसे कहते हैं बघेली है, निमाड़ी है, देन बुंदेलखंडी है, ये जो है एक तरह की बोली है जो कि हमारी क्षेत्रीय विविधता को दर्शाती है और हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता पर भी बोली की वजह से आप देखोगे एक अलग टाइप का इसमें एक नया दृष्टिकोण या हमारी भाषा की संपन्नता और अधिक बढ़ गई है। फिर स्थानीय शब्दावली, जब बोली में इतनी विविधता होती है तो उसमें स्थानीय शब्दावली का भी समावेश हो जाता है और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो मानक भाषा है उनसे यह स्थानीय शब्दावली थोड़ी सी भिन्न होती है। जैसे आप देखोगे कि बुंदेलखंड में लड़का और लड़की को बिन्ना और बिन्नी बोला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो नए शब्द हैं वो बोली की विविधता को बढ़ाने के साथ साथ भाषा के सौंदर्य को भी बढ़ाकर रखते हैं। फिर आता है उच्चारण और व्याकरण। बोली में उच्चारण और व्याकरण भी स्थानीय होते हैं जो कि मानक भाषा से भिन्न हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बोली के माध्यम से आप देखोगे आपकी भाषा कितनी संपन्न हो गई, उसमें क्षेत्रीय विविधता आ गई, स्थानीय शब्दावली आ गई, उसमें उच्चारण और व्याकरण में भी आप देखोगे हमको बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिले। फिर आता है त्रिभाषा। त्रिभाषा फिर जो है हमारी भाषाई विविधता को दर्शाती है, इसकी वजह से शैक्षिक लाभ होता है और इसके साथ साथ वह हमारी सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ाती है। सो अब जैसे पहली बात है भाषाई विविधता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब हम त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह विविधता को बढ़ावा देगी और छात्रों को 3 भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे हम मान लीजिए मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में यदि हम हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, इसके साथ साथ हम दूसरी लैंग्वेज में हम चाहें तो संस्कृत का तो ऑप्शन है ही है, पर आज बहुत सारे स्कूलों में विदेशी भाषाओं की जो प्रचलन से उसके फ़ायदे की वजह से भोपाल के ही बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो है स्पेनिश है, फ्रेंच है, ऐसी कई सारी विदेशी भाषाओं को भी वहाँ सिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो भाषा की विविधता होती है और जब बच्चा विदेशी भाषा को सीखता है या भारत की दूसरी भाषा को सीखता है तो उसके लिए एक शैक्षिक लाभ, एक एडेड एडवांटेज होता है। एक व्यक्ति जिसको कि हिंदी और इंग्लिश ही आती है और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कि तमिल, तेलुगु, मलयालम या भारत की कोई दूसरी विभिन्न भाषा उसको आती है, तो आप ये देखोगे कि उस छात्र को जो कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा तीसरी भाषा को भी जानता है तो उसको अधिक शैक्षिक लाभ मिलने की संभावना हो जाती है। इसीलिए त्रिभाषा सूत्र के तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कई भाषाओं में प्रवीणता हासिल होती है जो उनके शैक्षिक और पेशेवर जीवन में लाभदायक होती है। फिर तीसरी बात जैसे कि हमने कही सांस्कृतिक समझ। त्रिभाषा सूत्र छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है जिससे उनकी सांस्कृतिक समझ बढ़ती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ा होगा, खासतौर से भोपाल में जो ट्राइबल म्यूजियम है या जो समय समय पर मेले लगते हैं
उनकी विशेषता ही यह होती है कि हम लोगों में हमको दूसरे क्षेत्र की सांस्कृतिक समझ हम में विकसित हो, इसलिए जो है इन मेलों को बार बार सरकार भी आयोजित करती है। क्योंकि कुल मिलाकर आप देखेंगे कि भारत की विविधता हमारे देश की जान और शान दोनों है। और आप देखेंगे जब बच्चा इन विभिन्न तरह के मेलों में जब जाता है तो भारत के ही दूसरे हिस्सों के, मध्य प्रदेश के बाहर के हिस्सों की संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, वहाँ के भोजन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे निश्चित रूप से उसका ज्ञानवर्धन होता है और उसकी आप देखिएगा जो विविधता होती है वो आपके व्यक्तित्व में भी बहुत महत्वपूर्ण निखार लेकर आती है। तो त्रिभाषा सूत्र का फायदा ये होगा कि भाषाई विविधता तो है ही, उससे शैक्षिक लाभ होगा और आपकी सांस्कृतिक समझ में भी अधिक वृद्धि होगी। फिर आता है मानक भाषा। मानक भाषा जिसको कि आधिकारिक भाषा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। आधिकारिक भाषा, जैसा कि पहले भी हमने बात की कि सरकारी या शैक्षणिक संस्थाओं में औपचारिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको मानक भाषा कहा जाता है। और ये मानक भाषा एक देश या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा हो सकती है और जैसा कि पहले ही बताया कि सरकारी है, शैक्षिक है, औपचारिक कार्यों में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एकीकरण। मानक भाषा एकीकरण का साधन होती है जो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ती है। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि भाषा जो है हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को जोड़ने का काम करती ही है। तो मानक भाषा भी जो है एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के लोगों को वह एक साथ इकट्ठा कर देती है। फिर तीसरा उसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है संचार। मानक भाषा संचार का एक प्रभावी साधन होती है जो लोगों को एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करती है। तो निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानक भाषा भी संवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर व्यक्ति बोली। अब देखोगे आप कि व्यक्ति बोली जो कहलाती है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने की अपनी एक अलग शैली होती है और वह अपने मुख से जिस तरह की वाणी का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है वह उसकी व्यक्ति बोली होती है। व्यक्ति बोली को अंग्रेजी में इडियोलेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? मैं जैसा बोल रही हूं जरूरी नहीं है कि आप वैसा बोलते होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी भाषा पर का पकड़, फिर उच्चारण की क्षमता, उनके शब्दकोश का ज्ञान, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति बोली भी जो है उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो आप ये देखिए कितनी सारी व्यक्ति बोली हमारे यहाँ बोली जाती है। भाषा के इस लघुत्तम रूप की इस भाषा को व्यक्ति बोली कहा जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से यह देखा जाए तो आप देखोगे कि मनुष्य के विचार प्रति क्षण बदलते रहने से उसकी बोली में भी परिवर्तनशीलता हमको देखने के लिए मिलती है। और आप देखोगे जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस ढंग से एक व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है वह उस व्यक्ति की व्यक्ति बोली बन जाती है। मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ। आपने पिछले मेरे कई वीडियो देखे होंगे और आप पाएंगे कि पिछले कई वीडियो से आज के वीडियो में हमारी भाषा में भी आपको कुछ परिवर्तन दिखता जाएगा। तो जैसे जैसे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, आपके विचारों की जो सटीकता बढ़ती है, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी व्यक्ति बोली में भी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। फिर आता है मूल भाषा। भाषा का यह रूप इतिहास पर आधारित है। भाषा की उत्पत्ति मानव के आविर्भाव के साथ हुई। तो मनुष्य की जैसे जैसे उत्पत्ति हुई, भाषा का मतलब हम बोल कर बात करते हैं, पर जब हमारे विश्व में सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता का जब विकास हुआ तो उस समय वो बोलकर अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर पाते थे, परंतु आप देखेंगे चित्रों के माध्यम से या वो अन्य माध्यम से जो है
अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने तक की कोशिश किया करते थे। तो उसका एक उदाहरण आप देखोगे कि चाहे अजंता एलोरा की गुफाएं हो या मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीम बैठिका हो, वहाँ पर आप देखोगे कि विभिन्न तरह के चित्र हमको पहाड़ों में जो है, पर्वतों में आप देखोगे, गुफाओं में जहाँ पर कि हमारे प्राचीन मानव रहा करते थे, उन्होंने अपनी गुफाओं को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए वो उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका प्रयोग वहाँ पर किया है। और जहाँ बहुत से लोग अर्थात एक जन समुदाय एक साथ रहता है, तो ऐसे स्थानों पर आप देखोगे वो जन समुदाय किसी एक भाषा का प्रयोग करता है और यही भाषा आगे चलकर आसपास के परिवेश या भौगोलिक कारणों की वजह से अनेक भाषाओं में, बोलियों में और उपबोलियों में जो है लगातार परिवर्तित होती चली जाती है। सो भारत के आप विभिन्न क्षेत्रों में आप जाकर देखेंगे कि भारत के हर क्षेत्र में आप हर तरह की भाषा बोलने वाले को आप देखेंगे। सो जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह सिर्फ स्वयं ही वहाँ पर नहीं जाता है, परंतु वह अपने परिवेश, अपने भूगोल, अपनी भाषा, अपनी जो संस्कृति, समाज, इन सबको लेकर वो दूसरी जगह जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपकी स्वयं की संस्कृति और जिस प्रदेश या स्थान पर आप जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति का जन्म देती है और यही हमारी सांस्कृतिक विविधता की बहुत बड़ी धरोहर बन गई है। और भारत में विविधता का कारण भी यही है। इतिहास गवाह है कि भारत में विश्व के सभी देशों से लोग चाहे आक्रमण के लिए आए, चाहे व्यापार के लिए आए, और भारत देश की संपन्नता को से प्रभावित होकर वो यहीं आकर बस गए। तो इस वजह से भी हमारे देश में काफ़ी सांस्कृतिक विविधता और भाषाई विविधता हमको देखने के लिए मिलती है, चाहे वो बोली हो, चाहे डायलेक्ट हो, या फिर मानक भाषा हो, या फिर मूल भाषा हो। इसमें हमको बहुत सारे वैरायटी जो है, विभिन्नता जो है देखने के लिए मिलती है। सो इसीलिए ये मूल भाषा कही गई है। और उदाहरण के लिए हमारी मूल भाषा भारत हित्ती, इसको इंडो हित्ती के नाम से जाना जाता है, जो बाद में भारोपीय हित्ती परिवार की भाषा कहलाई। जब हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, भाषा का विभाजन किस तरह से हुआ, तो हमको इस विषय पर आने के पहले जो भारत की विभिन्न भाषाओं का इतिहास क्या है और उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस इतिहास को जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है बोली, जिसके बारे में हमने ब्रीफली पहले चर्चा की थी। सो बोली का जो शब्द है वो अंग्रेजी में डायलेक्ट कहा जाता है और भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। फिर अब आप देखोगे कि एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जाती हैं। फिर बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्र रूप को कहते हैं जो कि ध्वनि है, रूप है, वाक्य गठन है, अर्थ है, शब्द समूह है या मुहावरे हैं आदि की दृष्टि से उस भाषा के आप देखेंगे कि जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे वह थोड़ी सी भिन्न होने लगती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर 30 कोस के बाद जो है बोली परिवर्तित होती जाती है। इसीलिए किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली आंचलिक भाषा का एक रूप है जिसे बोली के रूप में प्रचलित हुई और जो प्रायः साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कार्यों में भी ये हमको देखने के लिए हमेशा मिलती रही है। सो बोली का जो है लोक साहित्य भी होता है। यह भाषा का मानक रूप तो नहीं है, परंतु उसके पश्चात भी अनौपचारिक स्थानों पर इस भाषा का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। और आप ये देखिएगा, जो भी हमारी भारत की भाषाएं हैं, यदि हम उनको लगातार बोलते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में वह हस्तांतरित होगी, वरना वो समय दूर नहीं है कि भारत की बहुत सारी भाषाएं जो हैं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगे। इसलिए साहित्य का सृजन करना, नई नई भाषाएं बोलना, नई नई भाषाएं सीखना जो है ये हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी तरह से हम अपनी
प्राचीन भाषा और ये विविधता वाली भाषा को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन में जो है हम अपनी इस विशाल और विस्तृत सांस्कृतिक धरोहर को हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें। इसलिए जो है जो ट्रांसलेशन आजकल भाषाओं का, विभिन्न भाषाओं में जो ट्रांसलेशन हो रहा है, उसमें आप देखोगे कि विभिन्न तरह का साहित्य जो है आजकल वह लोकल लोगों तक ना पहुंचकर उसके जो है पाठक पूरे विश्व में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसको कई भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया जा रहा है। सो बोली लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है या मानक भाषा का रूप नहीं होने के पश्चात भी यह ज़्यादातर जो है अनौपचारिक क्षेत्रों में इसका बहुत अधिक व्यवहार होता है, और शायद इसी वजह से ये बोली आज भी हमारे देश में बची हुई है। सो हमारी हिंदी भाषा में आप देखोगे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बहुत सारी बोलियों का सम्मिश्रण है, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो, चाहे राजस्थानी हो। सो आप ये सब देखोगे, ये विभाषा के विभिन्न रूप होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा साहित्य जो है बहुत अधिक व्यापक हुआ है। और ऐसा बोला भी जाता है कि हमारे देश की भाषा काफ़ी लिबरल रही है, और उसने दूसरी भाषाओं को बहुत कहना चाहिए ओपनली, जिसको कहते हैं, बहुत खुले दिल से, बहुत आसानी से जो है दूसरी भाषाओं के शब्दों को जो है हिंदी साहित्य में या हिंदी में जो है शामिल कर लिया गया है। और जब आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाध्यता के आप विभिन्न शब्दों को अपने बोली में या फिर अपनी भाषा में लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपकी भाषा को संपन्न ज़्यादा करता है। फिर आता है उपबोली, तो स्थानीय बोली जिसको कहते हैं, कि जिसको कि अंग्रेजी में उपबोली को सब डायलेक्ट के नाम से जाना जाता है। सो स्थानीय बोली को बहुत लोग लोकल डायलेक्ट भी कहते हैं, और भाषा का यह रूप आप देखोगे कि भूगोल पर ज़्यादा आधारित होता है, और एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप स्थानीय बोली या उपबोली कहलाता है। और इस उपबोली की भी अपने आप में देखोगे कि बहुत सारी विशेषताएं हैं। खास तौर से उपबोली, चूंकि हम ये कहते हैं कि बहुत छोटे से समूह में बोली जाती है, व्यक्ति बोलियों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो यह अन्य भाषाओं की तुलना में इसके बोलने वाले अपेक्षाकृत काफ़ी कम होते हैं। सो कई बार उपबोली को ये कहा जाता है कि बहुत असाहित्यिक होती है, क्योंकि उसमें बहुत परिष्कृत भाषा का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और फिर उपबोली में आप देखोगे कि अपेक्षितया निम्न सामाजिक स्तर के अशिक्षितों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति बोलियां होती हैं, जैसे बाइयां वगैरह जो बोलती हैं, एक पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो होता है जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है तो उसकी भाषाई विकास भी होता जाता है, तो वो थोड़ी सी परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, चूंकि उपबोली या स्थानीय बोली या लोकल डायलेक्ट एक छोटे से समूह के बीच में रहती है, तो इसलिए कहा जाता है कि समाज में जो निम्न स्तर के लोग, अशिक्षित लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, वो इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इन उपबोलियों में साहित्यिक संरचनाएं नहीं हुई हैं। और आप देखोगे उसमें, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे नेमाड़ी हो, चाहे वो बुंदेलखंड की भाषा हो, इनमें भी जो है बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। फिर आता है आपका विभाषा। सो विभाषा क्या है? जब कोई बोली हुई कुछ विशेष कारणों से, जैसे धार्मिक श्रेष्ठता है, भौगोलिक विस्तार है, या उच्च साहित्यिक रचनाओं के आधार पर समग्र प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती हुई साहित्यिक आधार ग्रहण कर लेती है, तो यह विभाषा या उपभाषा कहलाने लगती है। इसका मतलब है कि ऐसा स्थान जहाँ पर कि बहुत धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, या भौगोलिक रूप से बहुत वह संपन्न क्षेत्र है, या फिर वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि उच्च साहित्य का ज्ञान रखने वाले होते हैं, तो ऐसे में आप देखोगे कि उसमें साहित्य का पुट हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि कहा जाता है कि भोजपुर और उसके आसपास यानी गंगा किनारे की भाषा
में आप देखोगे कि साहित्य जो है अलग तरह का होता है। फिर वो प्रांत जहाँ पर लखनऊ और कानपुर के आसपास उर्दू का ज़्यादा बोलबाला होता है, तो आप देखोगे उसमें जो हमारा साहित्य है उसमें उर्दू के शब्द हमको देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। और आप देखोगे कि भारत में जो है जो कई तरह की साहित्यिक रचनाओं में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आप देखोगे कि यूपी और बिहार की या भोजपुरी भाषा का आपको बहुत प्रोमिनेंट उनके साहित्य पर परिलक्षित होती है। ठीक उसी तरह के आप देखोगे कि रीजनल जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसका भी हमारे साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। पर आप ये देखोगे कि जो विभाषा है उसमें चाहे वो उच्चारण हो, चाहे व्याकरण हो या शब्द का प्रयोग हो, उस दृष्टि से आप देखोगे तो ये काफ़ी परिष्कृत होती है और परिनिष्ठित होने लगती है। कहने का मतलब क्या है, विभाषा में चूंकि वो साहित्यिक रचनाएं एक विशेष भाषा और भौगोलिक क्षेत्र का उस पर प्रभाव होता है, तो यह माना जाता है कि विभाषा में चाहे वो व्याकरण हो, चाहे उसका उच्चारण हो, वो कंपैरेटिवली अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा परिष्कृत होती है। इस तरह से आप देखोगे कि विभाषा साहित्यिक भाषाओं से भिन्नता लिए हुए होती है। उसमें जैसे कहा गया है कि चाहे अवधी हो, चाहे मैथिली हो, बंगला, उड़िया, पंजाबी आदि ऐसी कई विभाषाएं हैं जिसमें बड़ी बड़ी साहित्यिक रचनाएं होती हैं। और आप इन सब के विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों के साहित्य को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, जिससे आपको वो भेद दिखाई देगा। चाहे अवधी है, मैथिली है, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सो आप वो देखिएगा कि उनमें क्षेत्रीयता की जो प्रोमिनेंस होती है वो हमको इन भाषाओं में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। फिर आता है राजभाषा। वह भाषा जो किसी देश के प्रशासनिक वैधानिक कार्यों में प्रयुक्त होती है, अर्थात जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में होता है, वह राजभाषा कहलाती है। अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी भारत शासन के कामकाज की भाषा है, अतः यह राजभाषा है। राजभाषा का एक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा का दर्जा उसको कब दिया गया, क्यों दिया गया, इसके बारे में आप लोग जरूर उसको विस्तृत रूप से जरूर पढ़िएगा। पर बेसिकली देखा जाए तो राजभाषा जो स्टेट की राजकीय भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसको जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। फिर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो किसी देश के बहुसंख्यक समाज के द्वारा न केवल बोली जाती है वरन समझी भी जाती है। अंग्रेजी में उसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। और संपूर्ण राष्ट्र की धड़कन कही जाने वाली राष्ट्रभाषा में राष्ट्र का संपूर्ण जनजीवन एक संस्कृति की झलक दिखाई देती है और राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। तो आप ये देखोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश गए और उन्होंने जब हिंदी भाषा में अपनी बात को कहना शुरू किया तो लाखों लोगों ने जो है तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। तो मतलब क्या है, हमारे देश की जो है राष्ट्रभाषा के रूप में या राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, यदि हम विश्व के पटल पर चाहते हैं कि हमारी भाषा ज़्यादातर बोली जाए, तो आप ये देखिएगा कि हमारे राजनेताओं को भी इसमें पहल करनी पड़ेगी। ऐसे पोडियम्स में जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ रखनी है, लाखों लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, तो ऐसे समय में जो है आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, साथ साथ अनुवादक रहते हैं, तो भाषा समझना आज किसी के लिए भी बैरियर नहीं है। हर व्यक्ति हर भाषा समझ सकता है। यहाँ तक कि आजकल आप लोग टीवी में देखते होंगे जो क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न पिक्चरें आती हैं, उसके नीचे भी कैप्शन जो है आपके पास ऑप्शन रहता है कि चाहे तो आप डायलॉग को आप इंग्लिश में लें या फिर हिंदी में लें। तो कहने का मतलब क्या है, जो भारत की विभिन्न भाषाएं हैं उसकी संपन्नता को बढ़ाने के लिए आप देखिएगा कि टेक्नोलॉजी ने बहुत अधिक हमारी मदद की है। और यही वजह है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाला व्यक्ति हर भाषा के 2-4 शब्दों को वह जरूर सीख रहा है, क्योंकि आजकल हमारे पास विभिन्न भाषाओं की एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। जब हम ये बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा
देश की शान होती है और हमारे देश की पहचान होती है, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़े गौरव की बात होती है। फिर आता है इसके बाद मानक या परिनिश्चित भाषा। वह व्याकरण सम्मत भाषा जो व्याकरण के नियमों से निबद्ध हो और परिनिष्ठित हो, मानक भाषा कहलाती है। व्याकरण के नियम तो भाषा के सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि बिना व्याकरण के कोई भी भाषा बन ही नहीं सकती है। पर इस मानक भाषा को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है और यह एक टकसाली भाषा भी होती है। उच्चारण तथा व्याकरण की दृष्टि से वह स्थिर व निश्चित होती है। शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, व्यवहार, पत्र व्यवहार, समाचार पत्र आदि की भाषा होती है और साहित्य सृजन में इसका ही उपयोग प्रचलित होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो मानक या परिनिश्चित भाषा होती है वो पत्र व्यवहार में, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, शिक्षा में, व्यवहार में, पत्र व्यवहार में या समाचार पत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो बेसिकली ये कहा जाता है कि वो साहित्य के सृजन में आम बोलने वाली भाषा और ये शिक्षा व्यवहार या पत्र व्यवहार की भाषा में थोड़ा सा भेद होता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है या फिर मानक या परिनिश्चित भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका साहित्यिक भाषा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि साहित्य सृजन में साहित्यिक भाषा कहलाती है और अंग्रेजी में इसे लिटरेरी लैंग्वेज कहते हैं और बोलचाल की तुलना में यह प्रायः कुछ कम विकसित होती है, क्योंकि इसका प्रयोग जनमानस के लिए कुछ कठिन होता है। जैसे आपने मान लीजिए कभी कोई किताब यदि पढ़ी होगी तो आप ये कह सकते हैं ना कि तो इसमें बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आम आदमी, हर व्यक्ति साहित्यिक भाषा से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। सो जब हम हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो आप ये देखिएगा उनमें जो भाषा का प्रयोग होता है वह हमारी आम बोलचाल की भाषा से, जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बोली जाती है, उस भाषा से काफ़ी भिन्न होती है और यह कंपैरेटिवली काफ़ी क्लिष्ट या फिर कठिन भी होती है, जिसे आम आदमी को समझने में बहुत अधिक दिक्कत जाती है। फिर आता है विशिष्ट भाषा। किसी विशिष्ट वर्ग यथा व्यापारी वर्ग है, धार्मिक समुदाय वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है आदि के द्वारा एक विशेष प्रकार की विशेष शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि विशिष्ट भाषा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हम स्पेसिफिक लैंग्वेज कहते हैं। जैसे अलग अलग समुदाय वर्ग के द्वारा जिस तरह की अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वह उस वर्ग की विशिष्ट भाषा होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मराठी है, सो मराठी में भी आप देखोगे कई तरह के लैंग्वेज उसमें बोली जाती है, क्योंकि उसमें हमको समुदाय वर्ग या रीजन का, जैसे जैसे आप 15, 20, 25 किलोमीटर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि भाषा को बोलने का या शब्दों के प्रयोग का उसमें थोड़ा सा अंतर हमको देखने के लिए मिलने लगता है। सो उसमें भौगोलिक कारण और सामाजिक कारण मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर विशिष्ट भाषा, भिन्न भिन्न वर्गों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ऐसी भाषाओं में आप देखोगे कि विभिन्न तरह के शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया जाता है और आप देखोगे कि इस शब्दावली का भी हमारी भाषा या साहित्य पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा को विश्व भाषा के रूप में भी माना जा सकता है, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, व्यापार, पत्र व्यवहार, विचार विनिमय, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में यह ज़्यादा प्रचलित होती है और अंग्रेजी में इसे जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रायः सभी देशों में व्यापार, व्यवसाय एवं विचार विनिमय के लिए किया जाता है। तो विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, अंग्रेजी भाषा आजकल बहुत कॉमनली पूरे विश्व में ज़्यादातर बोली और समझी जाने वाली भाषा हो गई है, इसलिए इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है। फिर आता है मातृभाषा। नाम से ही स्पष्ट है, वह भाषा जो माँ के द्वारा एक शिशु ने सीखी है और आगे चलकर वह उसकी मातृभाषा होती है। और मेरे ख्याल से जब आप लोगों ने कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो कई बार फॉर्म्स में आता है कि आपकी मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा यानी जिसको मदर टंग के नाम से जाना जाता है। सो यह भाषा मनुष्य को जन्म के साथ ही अपने माता से प्राप्त होती है,
जिसे शिशु घर पर ही सीखता है। बट आज क्या हो रहा है, मदर टंग जो है ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि कॉमनली जो जिस क्षेत्र में रहता है वो उस लोकल लैंग्वेज को वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अर्थात जिस भाषा को कोई बालक अपनी माता के दुग्धपान के साथ संस्कारों के रूप में प्राप्त करता है वह मातृभाषा कहलाती है। और प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा अलग अलग होती है। और भारत के जैसे पता ही है इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर क्षेत्र में जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। सो मातृभाषा का मतलब मदर टंग है। आपकी मदर जिस भाषा में आपसे कन्वर्स करती है वह मातृभाषा है। एक्चुअली बायोलॉजिकली देखा जाए तो मातृभाषा वो है, पर आजकल क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव भी हमारी लाइफ पर बहुत अधिक पड़ने लगा है। फिर आता है आंगिक भाषा। भाषा का वह रूप जो किसी व्यक्ति के अंग प्रत्यंगों, चेहरे आदि के हाव भाव के द्वारा व्यक्त होता है, जिसको कि आंगिक भाषा कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। जब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी, जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप कैसे कमरे में एंटर होते हैं, कैसे आप अपनी सीट पर बैठते हैं, कैसे आप अपनी बात को रखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज किया जाता है इंटरव्यू में। सो द वे यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जिस तरह से आप दूसरों के सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सब जो है बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। और आजकल प्रोमिनेंटली जो है इंटरव्यूज़ में आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है। और आप बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए आप कॉन्फिडेंट हैं, नर्वस हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से एकदम स्पष्ट हो जाती है। और साइकोलॉजी में आप इस पर ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बॉडी की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति वाणी से व्यक्त न करके अपने हाथ, पैर, मुख, आँख, नाक आदि आंगिक अंगों की चेष्टाओं की सहायता से करता है, इसलिए उसको आंगिक भाषा कहा जाता है। मतलब आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप जैसे छोटा बच्चा है उसको बात करना नहीं आता है, पर यदि उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो जिद करने के लिए अपने हाथ पैर जमीन पर पटकने लगता है, आड़े टेढ़े मुंह बनाएगा, गुस्सा होगा तो आंखें दिखाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस आंगिक भाषा या फिर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। और आजकल जो है इस पर काफ़ी रिसर्चेस भी हो रही हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ने। फिर वाचिक भाषा, मनुष्य जब अपने मुख से वाणी के माध्यम से अपनी भावनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करता है वह वाचिक भाषा कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। वाचिक भाषा में भाव संप्रेषण की असीमित संभावनाएं होती हैं, क्योंकि स्पोकन जो लैंग्वेज होती है, जो आपकी रोज की बोलचाल की भाषा होती है, निश्चित रूप से आप उस भाषा के माध्यम से अपने भावों को बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसमें असीमित संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आपकी रोज की बोलचाल की भाषा है तो आप उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं। तो आंगिक भाषाओं की सीमित अभिव्यक्ति के फलस्वरूप वाचिक भाषा की खोज मानव जगत की सबसे बड़ी क्रांतिकारी उपलब्धि माना जा सकता है। मतलब आंगिक भाषा हर कोई नहीं समझ सकता है, परंतु जो वाचिक भाषा या स्पोकन लैंग्वेज है उसने जो है खास तौर से भाषा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का मानव जो इतनी तेज़ी से विकसित हो रहा है, इसके पीछे हो सकता है वाचिक भाषा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यांत्रिक भाषा, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यंत्रों से संबंधित भाषा यांत्रिक भाषा कहलाती है। इसे अंग्रेजी में मैकेनिकल लैंग्वेज कहते हैं। और यह यांत्रिक भाषा यंत्रों द्वारा संचालित होती है। और यंत्रों के आविष्कार के कारण मनुष्य अब अपनी भाषा को यंत्रों में सुरक्षित रख सकता है और जब चाहे वह सुन सकता है। जैसे ये मीडियम भी जो है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप जो है विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप देखोगे कि आप इसको YouTube चैनल के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। चाहे मोबाइल पे सुनिए, चाहे लैपटॉप पे सुनिए,
चाहे आप अपने जो डिजिटल टीवीज़ होती हैं उसमें भी आप जो है इसको सुन सकते हैं। सो मैकेनिकल लैंग्वेज एक अलग तरह की भाषा बोली जाती है, ख़ासतौर से जिसमें साइंस की लैंग्वेज होती है, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो इन सब में इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से होता है। फिर आता है आपका लिखित भाषा। सो लिखित भाषा है ना, जो लिख कर हम बात करते हैं, जिसमें कि हम रचना करते हैं, जिसको कि रिटन लैंग्वेज कहा जाता है। और लिपि के आविष्कार से आप देखोगे अभिव्यक्ति के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसने मनुष्य को अपने विचारों और भावों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने का सुगम पथ प्रशस्त कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो आप बोल रहे हो उसको आप लिख कर हमेशा के लिए उसको सुरक्षित कर सकते हैं, और मानव अपने भावों और विचारों को लिपिबद्ध करके चिरस्थायी बनाने की कला को अब जान चुका है। तो आप देखोगे भारत के प्राचीन इतिहास या जो हमारा पुराना साहित्य है वो सब हम तक कैसे पहुंचा, क्योंकि उसको किसी न किसी रूप में लिखित करके संरक्षित कर लिया गया था। इस वजह से जो है आज वो हमारे पास पहुंचा है, और आज जो हम संरक्षित करके रखेंगे वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। फिर आप देखेंगे कि वास्तव में यदि लिपि का विकास नहीं हुआ होता तो मनुष्य का सुसभ्य एवं सुसंस्कृत होना बहुत कठिन था। चाहे वेद है, पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, रामायण, महाभारत या किसी भी धर्म की लिखी हुई जो भी किताबें होती हैं, वो हमेशा हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहती हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति जो है हमेशा अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। और ये मनुष्य ने जो लिपि का आविष्कार किया है और जो लिखित रूप में ये हमारे लिए संचित करके रख दिया है, तो आप देखोगे इसी के माध्यम से जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो तेजी से विकास करेंगी, और उन्नति की सीढ़ियां जो है तेजी से वो पहुंचती चली जाएंगी। सो फिर ये निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखते हैं तो आप देखोगे कि समराइजेशन जिसको कहते हैं, तो पहले आपने देखा था कि बोली क्या होती है। तो बोली के लिए हमने क्या कहा, ये एक स्थानीय भाषा है और एक विशिष्ट क्षेत्र में ही बोली जाती है, और ये भाषा के रूप में थोड़ा सा इसका भाषा से ये अलग रूप होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम हिंदी भाषा की बात करती हैं, उसमें जो है बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती हैं। अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, जैसे हमने कहा निमाड़ी अलग होती है, छत्तीसगढ़ी भाषा अलग होती है, फिर इधर बुंदेलखंड की अलग भाषा होती है। तो ये इसमें स्थानीय प्रभाव हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको बोली कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव दिखता है। विभाषा क्या हो गई, ये एक कंपैरेटिवली जो है बोली से थोड़ी सी विशिष्ट है, क्योंकि ये एक छोटे क्षेत्र या समुदाय में बोली जाती है, इस वजह से यह विशिष्ट कहलाती है। और उदाहरण के लिए खड़ी बोली को भी जो है विभिन्न तरह की विभाषाओं के रूप में ही माना और देखा जाता है। फिर मानक भाषा वही भाषा है जो कि औपचारिक भाषा है, जो कि शिक्षा, साहित्य, प्रशासन में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, और एक तरह से इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसलिए मान लिया गया है कि ज़्यादातर हिस्सों में जो है उसको एक मानक भाषा के रूप में, राजकीय भाषा या औपचारिक भाषा के रूप में उसको मान्यता दे दी गई है। जिस तरह से कुछ राज्यों में जैसे हिंदी को एक मानक भाषा के रूप में विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। सो निष्कर्ष के रूप में हम उसी बात की चर्चा करेंगे कि आज हमने जो बात की है, जैसे भाषा के जो विभिन्न रूप हैं, चाहे बोली है, भाषा है, विभाषा है, उपभाषा है और मानक भाषा है, या भाषा के जो अन्य रूप में जिसमें हमने आधिकारिक भाषा, साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा, प्रशासनिक भाषा, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आप ये देखोगे कि कुल मिलाकर हर भाषा का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो विभिन्न तरह की बोली जाने वाली भाषाएं हैं, यही कारण है जिसकी वजह से हमारे साहित्य में आप देखोगे इतनी अधिक समृद्ध भाषा हमको देखने के लिए मिलती है। सो जो भाषाई विविधता होती है उसका निश्चित रूप से जो है हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं बोल सकता है, आप देखेंगे कि उसकी पर्सनालिटी जो है अन्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत बेहतर होती है, क्योंकि वह
अपनी बात को एक भाषाओं में नहीं कई भाषाओं के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता का विकास कर चुका होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आज के इस वीडियो में हमने भाषा के विभिन्न रूप, फिर भाषा की जो विभिन्न रूप में बोली, भाषा, विभाषा, फिर डायलेक्ट या सब डायलेक्ट, विभाषा, मानक भाषा, इन सब के बारे में हमने चर्चा की और ये पाया कि व्यक्तित्व विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में ये जो विभिन्न तरह की भाषाएं होती हैं इनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी वजह से कोई भी देश कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और जैसा कि जब से मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया है, आप देखोगे कि आज हम जो भी बोल रहे हैं वह ऑन रिकॉर्ड है, किताबों के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, वह हमेशा हमारे पास मौजूद रहेगा, जो कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए हस्तांतरित करके दे सकते हैं, जिससे कि उनको नए सिरे से इन भाषाओं के विकास पर कार्य न करना पड़े और वो हमारी भारत की इतनी विशाल विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कर सकें। अब इसके पश्चात जो है हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ 4-6 प्रश्न बनाए हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और कुछ दीर्घ उत्तर वाले भी प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, बोली और मानक भाषा के बीच में क्या अंतर है? फिर त्रिभाषा सूत्र के क्या लाभ होते हैं? तीसरा प्रश्न है आपका, मानक भाषा के महत्व को समझाइए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप देखोगे बोली, त्रिभाषा और मानक भाषा के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। फिर त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर आपको चर्चा करनी है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, मानक भाषा के विकास और प्रसार में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर आता है भाषा के विभिन्न रूप, बोली, भाषा, विभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फिर आता है अंतिम प्रश्न है, भाषा के विभिन्न रूप, उपभाषा, मानक भाषा एवं भाषा के अन्य रूप की व्याख्या कीजिए। तो इतने 6-7 प्रश्न हैं, आप इनको हल करके रखिएगा। इसके साथ साथ जो है आप देखोगे कि हमने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं और यदि आप इस विषय पर और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान का और अधिक जो है वर्धन कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का यह विषय समाप्त होता है। नमस्कार।